without losing our time, let's get started with morning assembly, but with loud clapping at first. आज इस महत्वपूर्ण गणित के सदन में लगातार हम महत्वपूर्ण अवधारणाओं के ऊपर आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं। आज के इस संयुक्त रूप से आयोजित गणितीय सदन में हम जिन विषयों के ऊपर आपके साथ परिचर्चा करने जा रहे हैं उसको बोर्ड पर लिख दिया गया है। हमारी सदन में लगातार आकृतियों की सर्वसमता के संबंध में चर्चा हो रही है और आकृतियों के संबंध में जो सर्वसमता है उसकी दायरा हमारे लिए सीमित है और हम केवल त्रिभुजों की सर्वसमता के संबंध में ही बात करेंगे। तो कल के सदन में त्रिभुजों की सर्वसमता के एक आवश्यक शर्त है जिसे हम लोग एक क्राइटेरियन रूल कंग्रुएंसी क्राइटेरियन रूल के रूप से जानते हैं, अर्थात उसे ए सर्वसमता का नियम कहते हैं। तो कल आपने क्या क्या समझा और उस पर कुछ आधारित एक आध प्रश्न को रख करके और आपके अंदर में जो है उस अवधारणा के प्रति स्पष्ट समझ हो सके इसके लिए मैं बात करूंगा। फिलहाल आज त्रिभुजों की सर्वसमता के जो दूसरा शर्त है जिसे एस के नाम से जानते हैं, साइड एंगल साइड। तो कल हम लोग क्या क्या सीखा थोड़ी उसकी चर्चा कर ली जाए और कल के सीखी हुई बातों पर जो आधारित समस्याएं होंगे वो कैसे होंगे और उन समस्याओं के समाधान कैसे करेंगे इसके बारे में भी आंशिक रूप से हम चर्चा करेंगे। तो कल आपने क्या सीखा कि एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें त्रिभुज के 3 अंगों की जानकारी होना जरूरी है। तो कल त्रिभुज के 3 अंगों की जानकारी होने के बाद आप हूबहू वही त्रिभुज अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो कल के गतिविधि में आपने क्या क्या किया उसको मैं याद दिलाता हूं। आपने ध्यान दो, प्लीज लुक एट मी एंड लिसन टू मी केयरफुली। आपने क्या क्या किया कल? आपने बार बार एक ही लंबाई के रेखाखंड को ड्रॉ किया। आपने बार बार क्या किया? एक ही रेखाखंड के लंबाई को और इसके दोनों अंत बिंदुओं पर आपने कोण को फिक्स कर दिया, राइट? तो देखिए इन दोनों रेखाओं की इन दोनों लाइन सेगमेंट के लिए यह लाइन सेगमेंट ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है? तो एक ही ओर के अंतर कोण का योग 180 से कम है तो यह दोनों रेखाएं किसी तक इंटरसेक्ट करेंगी। तो आपने बार बार क्या किया? एक ही आधार एक ही लंबाई के रेखाखंड लिया और रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं पर एक ही अंश माप का कोण का निर्माण किया। आपने कल क्या क्या किया? आप एक ही लंबाई के रेखाखंड लिया और एक ही रेखाखंड के लंबाई के दोनों अंत बिंदु पर एक ही अंश माप के कोण का निर्माण किया। अर्थात यहाँ पर अगर आपने एक अंश माप का कोण बनाया है, यहाँ पर y बनाया है और यहाँ पर z लंबाई का लाइन सेगमेंट है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है। यहाँ भी क्या किया कि कोण x बनाया, यहाँ पर कोण y बनाया और फिर आगे की ओर बढ़ाया तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गए। यहाँ पर भी उसी डिग्री मेजर का कोण बनाया और उतना ही लंबाई का यह लिया। यहाँ पर सेम लंबाई का रेखाखंड लिया और दोनों इन पॉइंट पर सेम डिग्री मेजर का कोण बनाया। तो क्या क्या देखा कि जब ऐसा कर रहे थे तो सभी त्रिभुज क्या मिल रहे थे? सर्वांगसम। अर्थात यहाँ पर जो त्रिभुज प्राप्त हुआ वही त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त हुआ, वही त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त हुआ, वही त्रिभुज अर्थात यह त्रिभुज
यह त्रिभुज एक दूसरे पर अगर रखा जाए तो एक दूसरे को ढक लेते हैं। था जब त्रिभुज के एक भुजा और उसके भुजाओं के अंत बिंदु पर बने हुए कोण बराबर हो जाते हैं तो सभी त्रिभुज क्या हो जाती हैं? सर्वांगसम हो जाती है। इसी को कल कहा, कौन सा शब्द के नाम से जाना? ए एस। और कल आपको जो बनाया है सर्वांगसम त्रिभुज ए से रूल का पालन करके उसको यहां पर आपने चिपका दिया है ना। आज हम क्या एक त्रिभुज के एक भुजा या एक त्रिभुज के दो कोणों अंतर्गत की भुजा फिक्स कर देने से त्रिभुज अद्वितीय हो जाती है, तो क्या और कोई अन्य तरीका नहीं है जिसमें अन्य तीन शेष अंगों को फिक्स कर देने से आप बार बार वही त्रिभुज प्राप्त करेंगे? तो है तो आज हम लोग त्रिभुजों की सर्वांगसमता का जो सेकेंड कंडीशन है उसको हम लोग एस ए एस बोलते हैं। अर्थात एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके कोण को फिक्स कर दिया जाए तो बचे हुए तीन कोण और बचे हुए जो तीन अंग है जिसमें दो कोण और एक भुजा होंगे वो भी अपने आप फिक्स हो जाते हैं। अर्थात एक अद्वितीय त्रिभुज के निर्माण करने के लिए त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत का कोण अगर हमें मालूम है तो हम वैसा त्रिभुज की रचना कर सकते हैं बिना बताए हुए, है ना। ओके, तो कल के जो प्रश्न पर सवाल ऐसा रहेगा, किधर गया? कहां गया? अब चलो कल वाली सवाल का ये आप लोग एक काम करो, जो मैं एक्टिविटी दिया हूं आप जल्दी से करके निकालेंगे। अब देखिए जरा, एक त्रिभुज है, देखो जरा, और यह त्रिभुज है, देखो जरा, इसका नाम है एल एम और क्या है ए, इसका नाम है एक्स वाई और जेड। मान लो कि यह कोण 60 डिग्री का है और यह कोण 70 डिग्री का है, तो त्रिभुज के अगर दो कोण को मैं फिक्स कर दिया तो तीसरा कोण तो फिक्स हो जाता है, क्योंकि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो त्रिभुज के दो कोण अगर हमें पता है तो तीसरा कोण हमें पता है, अगर दिखाना पड़े तो मैं दिखा सकता हूं। तो यह दोनों त्रिभुज का देखिए एक्स वाई जेड का कोण 160 है और इनका ई कोण जो है वो 60 है और ई कोण क्या है 70 है, और इनके यह 6 सेंटीमीटर का है और यह भी कितना है 6 सेंटीमीटर का। तो देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक त्रिभुज के दो कोण 60 और 70 और उसके अंतर्गत का भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर का। दूसरे त्रिभुज का क्या है 70 और 60 है और उसके अंतर्गत का भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर। तो क्या यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? क्या यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? यदि होंगे तो मुझे बताना है कि यह कोण y उसके किस कोण के बराबर होंगे, यह yz भुजा इसके किस त्रिभुज के किस भुजा के बराबर होगा। तो मैं आप बताया हूं, ध्यान देना, मैं क्या बताया आपको कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे को ढक रहे होंगे तो उनके प्रत्येक शीर्ष दूसरे त्रिभुजों के शीर्ष को भी ढक ले रहे होंगे। अर्थात दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो शीर्षों में एक मैचिंग होता है, लेकिन क्या शीर्षों के सभी मैचिंग के अंतर्गत वह सर्वांगसम होते हैं? तो नहीं, शीर्षों के खास मैचिंग के अंतर्गत सर्वांगसम होते हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम है और सर्वांगसम होने पर उनका कौन सा शीर्ष दूसरे शीर्ष के साथ मैच कर रहा है, अगर इस बात की जानकारी है तो एक त्रिभुज के 6 अंग दूसरे त्रिभुज के किस अंग के साथ बराबरी का रिश्ता रखते हैं यह भी बताया जा सकता है। अब यहां पर देखिए जरा कैसे लिखेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज क्या है बोलो एल एम और एन। देखो जरा, इस त्रिभुज का कोण x, इस त्रिभुज का कोण x, एल एम के इस त्रिभुज का कोण x का डिग्री मेजर
त्रिभुज एन के किस कोण के बराबर है? बताओ। इस कोण का x, इस कोण का जो x पर बना हुआ जो कोण है इस त्रिभुज के किस चीज पे बने हुए कोण के बराबर है? तो क्या लिखेंगे? कोण x बराबर है इस त्रिभुज के कोण m। ओके, अब देखिए इस त्रिभुज का z, इधर x y z का इंफॉर्मेशन लेंगे। इस त्रिभुज का z शीर्ष पर बना हुआ कोण z इस त्रिभुज के किस शीर्ष पर बने हुए कोण के बराबर है? क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पर? क्या लिखेंगे बोलो? इस त्रिभुज के z शीर्ष पर बना हुआ कोण क्या लिखेंगे? कोण एल है। ओके, अब देखिए इस त्रिभुज के कोण x और कोण z के अंतर्गत का भुजा कौन है? देखो यहाँ पर एक कोण x और कोण z के अंतर्गत का भुजा कौन है? y z। हम क्या पूछ रहे हैं? इस त्रिभुज के इस कोण और इस कोण के अंतर्गत का भुजा कौन है? y का भुजा है। भुजा y कौन है? कौन भुजा है जो दोनों कोणों का भुजा है? इस कोण का दो भुजा है, एक z और एक y है। इस कोण का भुजा क्या है? zx और zy है। तो इस दोनों कोणों के अंतर्गत कौन भुजा है जो दोनों कोणों के अंतर्गत आते हैं? x y और y z। इस दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा है। सचमुच में रियली बहुत दुख है। ये मेरे भगवान कैसा कैसा माइंड को पढ़ाने के लिए मुझे मिला है। मेरी वास्तविक जांच हो रही है। ई कोण और ई कोण के अंतर्गत भुजा एक सेट ना है। अरे दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा कौन होगा? और ये दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा कौन होगा? तो देखिए एक त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हैं। x m के बराबर है, z m के बराबर है। अब इन कोणों के अंतर्गत का भुजा कौन है? फिर मैं बोल रहा हूं कौन है? कोण x और कोण z के अंतर्गत का भुजा कौन है इस त्रिभुज में? xz। अब बताओ कि यहां पर m और l के अंतर्गत की कौन भुजा है? क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? ln की लंबाई कितनी है? और इसकी लंबाई कितनी है? तो एक त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हैं और उनके अंतर्गत की भी भुजा क्या है? ये समझ में आ गया? एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत का भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत की भुजा बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। लेकिन शीर्षों के किस सुमेलन के अंतर्गत यह सबसे बड़ा है? यहां देखो जरा, तो देखो इस त्रिभुज का एक शीर्ष किस पर इस पर आ जाए बोलो तो? जब यह दोनों ढक रहा होगा तो x किसके साथ मैच कर रहा होगा? m के साथ। x कर रहा होगा m के साथ मैच और z किसके साथ कर रहा होगा? z किसके साथ कर रहा होगा? l के साथ। l के साथ। अब इस त्रिभुज का कौन सी शीर्ष बच गया? x और z तो ले लिए तो कौन बच गया? y। तो y निश्चित किसके साथ मैच कर रहा होगा? l के साथ। m के साथ। अर्थात यह दोनों त्रिभुज x y z सर्वांगसम है m l n के बराबर। देखो अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो शीर्षों का सही सुमेलन कर देने के बाद शेष इंफॉर्मेशन को भी हम बता सकते हैं। अगर इनमें मैचिंग अगर सही नहीं है तो शेष अंकों की सर्वांगसमता के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हैं। तो दोनों त्रिभुज किस सुमेलन के अंतर्गत सर्वांगसम है? x y z सर्वांगसम है त्रिभुज क्या लिखे बोलो? क्या लिखे बोलो? m l n। अब चलो, अब जब इतना आपको पता हो गया तो मुझे बताओ कि इसका इस त्रिभुज का x y किसके बराबर होंगे? ml के बराबर। इस त्रिभुज का x z किसके बराबर होंगे? mn के बराबर। इस त्रिभुज का y z किसके बराबर होंगे? ln के बराबर। इस त्रिभुज का कोण x किसके बराबर होगा? कोण m के बराबर। y किसके बराबर होगा? l के बराबर। और कोण z किसके बराबर होगा? n के बराबर। अर्थात दोनों त्रिभुज
के अंतर्गत सर्वांग है। अगर शीर्षों में अगर सही मैचिंग नहीं किया तब उनके शेष अंगों की सर्वांग समता के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा कि दो त्रिभुज है और दोनों का दो कोण बराबर है और उसके अंतर्गत का भी भुजा बराबर है, तो वह त्रिभुज सर्वांग हो गए, शेष अंग भी बराबर हो जाएंगे। लेकिन शीर्षों के किस सुमेलन के अंतर्गत x n को मैच करेगा, z l को मैच करेगा और y n को मैच करेगा। अर्थात त्रिभुज x z y त्रिभुज m l n के सर्वांग समझ गया ना? नहीं समझे? तो आज हम त्रिभुजों की जो दूसरी सर्वांग समता है एस ए एस के बारे में समझ रहे हैं। बिटा दो आप लोग सब कर लिया। आप लोग को कोई कोण बनाना है और कोण के दो भुजाओं को फिक्स करना है और फिर उनके पॉइंट को जोड़ करके ट्रायंगल बनाना है। अर्थात बार बार सबको यही करना है, हर बार सबको समान कोण बनाना है और कोण पर भुजाओं की लंबाई समान लेनी है और फिर ट्रायंगल बनानी है और सबको यहाँ को डिस्प्ले करना है। तब हम देखना चाहते हैं कि ऐसे सभी ट्रायंगल सर्वांग होते हैं अथवा नहीं होते। तो आज हम लोग हो गया जी। तो यहाँ पर आप लोग गतिविधि में क्या क्या कर रहे हो ध्यान दो। आप लोग जो अभी एक्टिविटी दिया गया है उसमें क्या करना है, आपको बार बार एक ही डिग्री मेजर का कोण बनाना है। क्या करना है, बार बार एक ही डिग्री मेजर का कोण बनाना है। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर जो आप यहाँ पर लंबाई लेंगे वही लंबाई एक भुजा को यहाँ लेंगे, जो यहाँ पर लंबाई लेंगे वह यहाँ पर लेंगे और फिर इसको ज्वाइन करेंगे। वही लंबाई यहाँ पर भी होगा और ये लंबाई जो है यहाँ पर होगा, आप ज्वाइन करेंगे। वही लंबाई यहाँ होगा आप ज्वाइन करेंगे। तो ये सभी त्रिभुजों में क्या है, कोण भी क्या है, बराबर है। और यह सभी भुजा, यह भुजा इसके बराबर है, यह 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 इसके बराबर है। अर्थात किसी त्रिभुज का एक कोण को फिक्स किया और कोण बनाने वाले भुजा को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट यह प्राप्त हुआ और दो कोण यह प्राप्त हुआ। तो बार बार यह क्रिया करोगे तो हर बार जो ट्रायंगल प्राप्त करोगे, यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा, यह भुजा इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा, यह भुजा इसके बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर किसी त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत के कोण को फिक्स कर देते हैं तो त्रिभुज के शेष तीन भुजाएं फिक्स हो जाती है। अर्थात ऐसे क्रिया करके बार बार जब त्रिभुज बनाएंगे तो अद्वितीय त्रिभुज बनेगा, अर्थात सभी सर्वांग हो जाएंगे। सब लोग बना लिए, सब लोग बना लिए, चलिए काम करने निकालिए वेरी क्विकली। सब लोग को मैं बताया हूं इस तरह से त्रिभुज बनाना है। पहले कोण का निर्माण करना है, कोण के दोनों भुजाओं को फिक्स करना है। यहाँ पर भी वही कोण का निर्माण करना है, उतना ही लंबाई का भुजा फिक्स करना है। यहाँ पर वही कोण का निर्माण करना है, उतना ही लंबाई का भुजा फिक्स करना है। यहाँ पर वही कोण का निर्माण करना है, उतना ही लंबा का भुजा फिक्स करना है। फिर जब यह जो त्रिभुज प्राप्त होंगे इसको कट आउट करो और इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरे के ऊपर ढक करके कि वो ढकते हैं कि नहीं ढकते हैं। यदि ढकते हैं तो शीर्षों के बीच कौन सा मैचिंग हो रहा। ओके हो गया, वेरी गुड। कौन किया, आइए इनका रिजल्ट आ गया भैया, आप देर कर रहे हो। वेरी फाइन वेरी फाइन। कहाँ थी इतना दिनों से, नानी के घर चली गई थी, तो इधर जो ज्ञान का हम लोग पानी भर रहे थे उसका क्या होगा। अच्छा ऐसा गलती मत करना ना। चलिए ये लड़की क्या की कि यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाई और यहाँ पर जो भुजाओं की लंबाई रखी है यहाँ पर भी 80 डिग्री का कोण बनाई है और यहाँ पर दोनों भुजाओं की वही लंबाई है जो यहाँ पर लंबाई है। फिर यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनाई है 80 डिग्री का और इनके दोनों भुजाओं की लंबाई वही है जो यहाँ पर है। तो देखते हैं कि तीनों त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो क्या हो जा रहा है, तीनों क्या कर लिया दूसरे को,
अर्थात एक त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए एक आवश्यक शर्त हो गया कि एक त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत का कोण बराबर हो, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी, अर्थात शेष अंक भी इसके बराबर हो जाएंगे। बहुत नाइस। तो इनके सभी त्रिभुजों में क्या था, दो भुजाएं एक ही लंबाई कर ली थी और उससे बना हुआ कोण क्या था, एक ही डिग्री मेजर कर ली थी। इसके बाद जो इसका शेष यह कोण बने, यह कोण बने, यह भुजा बनी, वह ऑटोमेटिकली अपने आप बराबर हो गई। थैंक यू। आप आइए, चलिए इनका भी देखिए रिजल्ट। इनका भी वही सेम कोशिश था, इन्होंने 80 डिग्री का कोण बनाया और सब 80 डिग्री के बराबर हो, डिफरेंट बनाओ, और तब यहाँ पर भी इस दोनों भुजाओं की लंबाई को फिक्स कर दिया, तो इनके सभी ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। बहुत नाइस। चलिए आपके और कोई हो गया आपका, जल्दी लाइए। तब आज आपने क्या देखा कि एक कोण, त्रिभुज का एक कोण को फिक्स करो, अब इस कोण को बनाने वाली भुजाओं को फिक्स करो, और इसके बाद जो त्रिभुज की रचना करोगे, बार बार यही करोगे या बार बार त्रिभुज की रचना करोगे, तो हर स्थिति में जो त्रिभुज प्राप्त होगी वह सभी त्रिभुज कैसी होगी, सर्वांगसम होगा। कैसा होगा, सर्वांगसम होगा, अर्थात सभी अंक एक दूसरे को ढक लेंगे, भुजाएं भुजाओं को ढक लेंगे, कोण कोण को ढक लेंगे, शीर्ष को ढक लेंगे। हो गया जी, इसको मिलाओ। निकाल दिया, चलो हो गया। आप लोग सब दिखाओ, तुम्हारा हो गया जी, आओ इधर आओ, चलो इधर आओ। देखिए एक 65 डिग्री का कोण बनाई है और 65 डिग्री कोण बनाने वाले भुजाएं हैं, उसी लंबाई के लिए है, हर जगह 65 डिग्री की कोण बनाई है और कोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई भी फिक्स कर दी है, तो इस त्रिभुज के शेष कोण और शेष भुजाएं भी क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो यहाँ भी सभी त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। क्या हो गए, सर्वांगसम। और आपके पास लाओ, तो सब लोगों का अलग अलग साइज के आप त्रिभुज बनाए हैं, लेकिन सभी त्रिभुजों में कॉमन बात आपने मेंटेन की है। और कॉमन बात क्या मेंटेन किया है आप लोगों ने, कि त्रिभुज का एक कोण को निश्चित कर दिया है, अब इस कोण को बनाने वाली भुजाओं को निश्चित कर दिया है। तो इसके बाद हर बार जो त्रिभुज बना रहे हैं तो उसके बाकी भुजाएं और बाकी कोण भी क्या हो जा रहा है, निश्चित हो जा रहा है। अर्थात एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना कैसे की जा सकती है, एक त्रिभुज का कोण और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं को फिक्स करके एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना की जा सकती है। आओ चलिए, इनका भी प्रयास है, हर बार इन्होंने कोण 80 डिग्री बनाया है और ये कोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो इनका भी त्रिभुज क्या हो जा रहा है, सर्वांगसम हो जा रहा है, हो जा रहा है ना आपका भी। चलिए सबका रिजल्ट, तो इससे हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे, बाकी जो त्रिभुज नहीं दिखा सके आपके भी त्रिभुजों के साथ यही घटना घटने वाली है। अर्थात दो त्रिभुज का एक कोण बराबर हो और उस कोण को बनाने वाले भुजाएं बराबर हो,
अर्थात दो त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर हो और उसके अंतर्गत के कोण बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज शीर्षों के खास सुमेलन के अंतर्गत सर्वांगसम होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं SAS रूल। तो इस रूल का कसम लिख लेते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत का कोण एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत के कोण के बराबर हो। तो वे दोनों त्रिभुज शीर्षों के खास सुमेलन के अंतर्गत क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। एक शब्द है सर्वांगसम और बराबर, इन दोनों में अंतर है। लेकिन फिलहाल इसमें जो अंतर है वो आपके समझ से बाहर है। इन अंतर को अभी समझने का प्रयास नहीं करें। यह समझ मिलेगा तो सर्वांगसम और बराबर दोनों अलग प्रकार के संबंध है। वैसे देखने में एक ही है लेकिन यह संबंध अलग प्रकार के हैं। कब सर्वांगसम कहते हैं, कब बराबर कहते हैं। दो आकृतियों के बराबर होने का क्या मतलब है और दो आकृतियों के सर्वांगसम होने का क्या मतलब है, यह दोनों बिल्कुल अलग अलग अर्थ है। जब कभी मौका मिलेगा इसके बारे में बताऊंगा। हो गया? तो क्या देखा? क्या देखा? देखो पिक्चर, एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उसके अंतर्गत का कोण, इस त्रिभुज के दो भुजाएं उसके अंतर्गत का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं अंतर्गत के कोण के बराबर हो तो यह त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। अंडरस्टैंड? समझ गया ना? लिख लिया स्टेटमेंट को। अब है कि जब एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो भुजा अंतर्गत का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा अंतर्गत के कोण के बराबर हो तो किस सुमेलन के अंतर्गत वे सर्वांगसम होंगे? अर्थात शीर्षों के बीच में हम सुमेलन कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के द्वारा आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूं। आप इस स्टेटमेंट को लिख लिए, मिटाइए। चलिए मान लो कि त्रिभुज या ABC लिया और यहां पर त्रिभुज देखो जरा DEF लिया। सर्वांगसमता की बात को ध्यान से समझो। शीर्षों के बीच में जब मैचिंग करानी होती है तो मैं 90% शिक्षकों को देखा हूं कि शीर्षों के बीच में वो प्रॉपर मैचिंग नहीं करा पाते हैं और आंसर कुछ लिख देते हैं। इसलिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक
समझो, ताकि आपके द्वारा भी गलतियां उस प्रकार ना हो जैसे वे सब गलतियां करते हैं। अगर त्रिभुजों के शीर्षों के बीच में आप सही स्वैलिंग नहीं कर पाए, मैचिंग नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में जो शेष उसके कंक्लूडिंग पार्ट है उसको आप नहीं बता पाएंगे। त्रिभुज के शेष अंक भी बराबर होंगे और कौन से अंक के बराबर होगा यह तभी आप बता सकते हैं जब उनके वर्टिस के बीच में प्रॉपर मैचिंग हो। चलो अब मान लो, देखो जरा, इस त्रिभुज का कोण है 70 डिग्री। अब मान लो कि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर। मान लो ये त्रिभुज की कोण है कितना है 70 डिग्री और इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर। तो दोनों को देखो, इस त्रिभुज का 2 भुजा है और उसके अंतर्गत का कोण, इस त्रिभुज के 2 भुजा है और अंतर्गत के कोण क्या है बराबर है। त्रिभुज एबीसी के 2 भुजा है AB और AC, उसके अंतर्गत का कोण 70 डिग्री है। दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा है DE और EF और अंतर्गत का कोण क्या है 70 डिग्री। अर्थात इस त्रिभुज के 2 भुजा है और अंतर्गत का कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा अंतर्गत के कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होंगे? कहां को लगे जाते हो? तब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम शीर्षों के किस सुमेलन के अंतर्गत होंगे यह दिखाया जाना है, उसको मैं बता रहा हूं। पहले ध्यान से देखना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देखिए AB किसके बराबर है? त्रिभुज ABC का भुजा AB किसके बराबर है? इस त्रिभुज को बताओ। इस त्रिभुज का भुजा AB इस त्रिभुज का किसके बराबर है? वेरी फाइन। इस त्रिभुज का भुजा AC, ABC का त्रिभुज का भुजा AC किसके बराबर है? हाँ, EF और AB और AC के अंतर्गत का कोण कौन हुआ? AB और AC से बनने वाला कोण कौन है? AB और AC से बनने वाला कोण कौन है? BAC। जबकि AC पर बराबर कोण, तो इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत का कोण A है और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत का कोण कौन है? DE और DF के अंतर्गत का कोण कौन है? DE और EF ना है। EF ना है, तो D और EF के अंतर्गत का कोण कौन है? वो भी कोण क्या है? ये 2 भुजाएं बराबर है, उसके अंतर्गत का कोण भी क्या है? बराबर है ना। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। लेकिन शीर्षों के किस सुमेलन के अंतर्गत यह पद लिखा जाना है। अब यहां लगा जाए त्रिभुज ABC का शीर्ष A, त्रिभुज ABC का शीर्ष A जब सर्वांगसम होगा तो DEF के किस शीर्ष के साथ मैच करेगा? E के साथ। अब चलो इन दोनों भुजाओं में, अब चलो AB और D के बराबर है ना। अब आइए, तो AB और AC के अंतर्गत का कोण A और D और EF के अंतर्गत कोण E बराबर हो गया। अब इसका रहा दूसरा, कैसे रखेंगे? जब AB D पर बराबर होगा तो कोण A इसका किस कोण को ढक रहा होगा? E को। AB और D बराबर है तो कोण A कोण E को ढक रहा होगा, तब B किसको ढक रहा होगा? B किसको ढक रहा होगा? अब एक शीर्ष और बच गया है। कौन बच गया है? इसका C। अब देखो C बच गया है, तो जब A E को ढक रहा था, AC की लंबाई EF के बराबर था, A को मैं जब E पर रख दिया तो C किसके साथ उधर गया? अर्थात एक त्रिभुज ABC का जो शीर्ष C है उसकी किससे मैच कर रहा है? अर्थात यह त्रिभुज जो होंगे ABC, यहां लिख दिया ना,
सर्वांशम होंगे। अब ए बी सी, ए के लिए क्या है? ई। एक पर कौन आया है? ई। बी पर कौन आया है? ए के बाद बी आया ना है, तो बी पर कौन सी आया है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी। डी लिखेंगे। और सी पर कौन आया है? अर्थात त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईडीएफ सर्वांशम होंगे। अर्थात दोनों त्रिभुजों को जब ढक रहे होंगे तो शीर्ष ए शीर्ष ई के साथ मैच कर रहा होगा, बी डी के साथ मैच कर रहा होगा, और सी। अर्थात यह दोनों त्रिभुज शीर्षों के ई सुमेलन के अंतर्गत सर्वांशम होंगे, शीर्षों के अन्य सुमेलन के अंतर्गत सर्वांशम। अर्थात हम बता सकते हैं कि इस त्रिभुज का एबी भुजा किसके बराबर होगा? एबी किसके बराबर? एसी किसके बराबर? ईएफ के। बीसी किसके बराबर? यस। कोण ए किसके बराबर? कोण बी किसके बराबर? और कोण सी किसके बराबर? क्योंकि ए ई के साथ मैच किया, बी डी के साथ मैच किया, और सी एफ के साथ मैच किया, जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे को कोणतः ढक रहे थे। ओके, तो कल हमने देखा कि एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना के लिए दो कोण और उसके अंतर्गत का भुजा फिक्स कर दिया जाए तो भी अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। और आज आपने क्या सीखा कि एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके कोण को फिक्स कर दिया जाए तो बार बार आप एक ही त्रिभुज प्राप्त करेंगे, सर्वांशम त्रिभुज प्राप्त करेंगे। अर्थात यहाँ सर्वांशमता के जो नया शब्द है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस ए एस, साइड एंगल साइड। द रूल ऑफ congruencies for triangle या congruency क्राइटेरियन कहा जाता है इसे। ओके, तो आज के इस सदन में हम लोगों ने त्रिभुजों की जो दूसरी सर्वांशमता का शब्द है जिसे एस कहा जाता है, इसके बारे में हमने जाना। फिर अगले सदन में हम लोग तीसरा जो शब्द है एस के बारे में जानेंगे। फिर समकोण त्रिभुजों के सर्वांशमता के बारे में शब्द है जिसको आरएचएस बोलते हैं। अर्थात समकोण त्रिभुजों की सर्वांशमता की जांच करने के लिए वहां पर 3 अंकों की जानकारी नहीं होना चाहिए बल्कि 2 अंकों की जानकारी होना चाहिए। अर्थात दोनों समकोण त्रिभुज का कर्ण मालूम हो और समकोण बनाने वाले कोई भुजा बराबर हो तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इन सबों के बारे में परिचर्चा अगले सदन में होगी। आज के सदन में त्रिभुजों की सर्वांशमता के इस नियम की जानकारी के बाद आज सदन यहीं पर स्थगित होता है।